व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू नोट्स। तो आज की इस प्रो डेमोन्स्ट्रेशन में हम लोग बेसिकली एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ऑन फ्रंट एंड वेब डिज़ाइनिंग। एंड अगेन ये बेसिकली हमारे फिज़िकल क्लासेस हो रही हैं और उन फिज़िकल क्लासेस को बेसिकली जो है वो नई सुपा फाउंडेशन ओन कर रही है। और नई सुपा फाउंडेशन बेसिकली इन कोलेबोरेशन विद डीपी वर्ल्ड कराची जो है वो आपको प्रेजेंट कर रही है ये सीरीज़ विच इज़ फ्रंट एंड वेब डिज़ाइनिंग। और दी सीरीज़ आर पावर्ड बाय नोट्स, क्योंकि मैं बेसिकली आपका ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर हूँ और मैं ही इस सीरीज़ को फर्दर जो है वो कंटिन्यू करूँगा। तो आज बेसिकली हमारा पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका था। तो वो ऑनलाइन स्टूडेंट्स जिनके पास अगेन इंटरनेट के इश्यूज़ रहते हैं या मसले मसाइल रहते हैं और प्रॉपर लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए, तो ये वीडियो बेसिकली उनके लिए एक परफेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन है। और वो स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन सवाल नहीं पूछ पाए थे, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आप जाकर बेसिकली कोई भी सवाल जो है वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जो है वो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, अब ऑब्वियस सी बात है, मेरे चैनल पर जो मेजॉरिटी ऑडियंस थी बेसिकली वो बैकएंड साइड की थी। बैकएंड डेवलपमेंट में मैंने बेसिकली नेस्ट जेएस को कवर किया था और एक्सप्रेस को कवर किया था। लेकिन अगेन क्योंकि मुझे फ्रंट एंड की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, तो आई सेट के चलो इसी को हम स्टार्ट करते हैं। और जो लोग बेसिकली इस कोर्स को बेसिकली प्रैक्टिकली या फिजिकली लेना चाह रहे हैं, तो वो बेसिकली नई सुबह फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी एकेडमी बेसिकली जो है वो पाकिस्तान में कराची बेस्ड है, तो आप लोग वहाँ पर आकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एकेडमी की कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है बेसिकली मैं आपको फर्दर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करते हैं। और अगेन यहाँ पर सेम ही चीज़ मैंशनड है, तो सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं वो अगेन रिकॉर्डेड आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएंगे और नई सुबह फाउंडेशन के चैनल पर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं। तो इट्स लेक्चर नंबर 1। ठीक है, और इसमें हम लोग सबसे पहले तो इंटरनेट को डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग बेसिकली सर्वर्स को डिस्कस कर रहे होंगे, फिर सर्वर की टैब्स को डिस्कस कर रहे होंगे, एंड देन वी विल बी डीलिंग विद HTTP प्रोटोकॉल। और HTTP प्रोटोकॉल से बेसिकली हम लोग अपनी HTML तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद इंटरनेट कि इंटरनेट क्या चीज़ होती है। ठीक है, अभी ऑलरेडी मैं क्लास में डिस्कस कर चुका था, लेकिन मैं फिर भी इस चीज़ को रिवाइज करवा दूं कि इंटरनेट बेसिकली यूँ समझ लें कि इट्स अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क बना हुआ है। ठीक है, जिसमें समझ लें कि आप कोई भी यूज़र जो है वो किसी भी दूसरे यूज़र के कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन गेट कर सकता है, और कई दफ़ा तो वो डायरेक्टली जो है वो उसी कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन आप इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, वेब वीडियोस वगैरह आप देख सकते हैं, और डायरेक्टली हम लोग कम्युनिकेट कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन वीडियो कॉल्स, जो हम लोग कॉल्स कर रहे होते हैं स्काइप के ऊपर या व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर। तो उसमें बेसिकली हमारे दो कंप्यूटर्स जो हैं आपस में डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं। तो यूँ समझ लें कि इंटरनेट बेसिकली एक फिजिकल मीडियम है जो दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, और आजकल के दौर में हम जो है ना वो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हो गए, यहाँ पर हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हो गए, या हमारे पास लैपटॉप्स हो गए या टैबलेट्स वगैरह हो गए, ये सारे के सारे जो डिवाइसेस हैं ये सेंट्रली कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ठीक है, तो आप टैबलेट से मोबाइल पे कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे हैं, या लैपटॉप से टैबलेट पे शेयर करना चाह रहे हैं, या डेस्कटॉप से लैपटॉप में शेयर करना चाह रहे हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने वही डिवाइसेस लिस्ट डाउन की हुई हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स कॉमन डिवाइसेस में शामिल होती हैं। ठीक है, इन तमाम डिवाइस के बारे में आप लोगों को बेसिकली पता होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं एक ऐसी डिवाइस ऐड करना चाहूँगा जिनके बारे में कॉमनली जो है ना वो स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। ठीक है, तो वो बेसिकली कहलाते हैं वेब सर्वर्स। ठीक है, और वेब सर्वर्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, अगर आप में से किसी ने कंप्यूटर मार्केट को विजिट किया हो या कंप्यूटर स्टोर्स को विजिट किया हो, तो वहाँ पर बेसिकली इस तरीके के जो हैं वो वेब सर्वर्स पड़े हुए होते हैं। ठीक है, और इनको हम लोग बेसिकली जो है वो सर्वर्स बोल रहे होते हैं। ठीक है, और सर्वर्स कई तरह के टाइप्स के होते हैं, इनको हम जो है ना फर्दर डिस्कस करेंगे स्लाइड्स में। लेकिन यू एज्यूम कर लेंगे सर्वर बेसिकली एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, और वो 24/7 जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब बाकी कंप्यूटर्स जो हैं हमारे पास वो 24/7 इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, मोबाइल फ़ोन भी हम कभी डेटा ऑन करते हैं, कभी हमारा डेटा ऑफ होता है। ठीक है, लेकिन सर्वर्स ऐसे वाहिद कंप्यूटर्स होते हैं जो 24/7 हमारे इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, एक सेकंड के लिए भी हम सर्वर को डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम सर्वर्स को डील करेंगे फर्दर स्लाइड्स के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आता हूँ कि सर्वर्स क्या होते हैं और सर्वर की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, अब जब भी फर्स्ट टाइम आप किसी भी चीज़ को, नई चीज़ को आप सुनते हैं, तो अगेन उसकी पिक्चर आपके माइंड में क्रिएट होनी चाहिए कि आप बेसिकली उस चीज़ को किस तरीके से एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि बेसिकली आप सर्वर्स को इस तरीके से एज्यूम करो कि जैसे सर्वर्स आर जस्ट लाइक वेटर्स।
ठीक है। अब वेटर्स का मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं तो वेटर का काम क्या होता है? वेटर का काम होता है आपको सर्व करना। आप उसको ऑर्डर देते हैं, उसको मेन्यू लिखवाते हैं, वो किचन में जाकर आपका ऑर्डर कलेक्ट कर कर आपको लाकर देता है। ठीक है, तो सर्वर्स की अप्रोच भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से। जब आप सर्वर्स की बात कर रहे होते हैं तो आपने भी बेसिकली जो है इसी अप्रोच को लेकर चलना होता है। तो मैं चाहूँगा कि जब भी सर्वर्स का कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में आए तो आप उसको इस तरीके से एज्यूम करेंगे दे आर जस्ट लाइक वेटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक स्टोरी स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए एक लैपटॉप है। ठीक है, और ये अब लैपटॉप सर अब्दुल्ला का है। ठीक है, और इस तरीके से ये सर अफाक मतलब ये मेरा लैपटॉप है, और ये सर शाहिद का लैपटॉप है, और ये सर मेहताब का लैपटॉप है। ठीक है, अब मान लीजिए कि सर अब्दुल्ला जो हैं उनके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमें डेली बेसिस पर चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि सर अब्दुल्ला मॉर्निंग में भी क्लासेस ले रहे हैं, इवनिंग में भी क्लासेस ले रहे हैं, और उन क्लासेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे चाहिए कि उस क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट थे, कितने एब्सेंट थे, और कितने जो है वो इस कोर्स में इनरोल्ड हैं। ठीक है, अब वो डेटा मुझे भी चाहिए, वो सर शाहिद को भी चाहिए, और सर मेहताब को भी चाहिए। ठीक है, अब उसूलन क्या होना चाहिए? अगर लेट सपोज करें कि मैं इस पिक्चर से इंटरनेट को निकाल दूँ तो उसूलन क्या होगा कि सर अब्दुल्ला लैपटॉप पहले मेरे पास लेके आएंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे लैपटॉप में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर उसके बाद सर शाहिद के पास जाएंगे, फिर उसके बाद सर मेहताब पे जाएंगे। ठीक है, और डेली बेसिस पे वो ये काम कर रहे होंगे। ठीक है, जो सर अब्दुल्ला के लिए बेसिकली यूँ समझ लें कि बहुत हेक्टिक टास्क हो जाएगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन सर इस तरीके से निकाल सकते हैं कि सर अब्दुल्ला कहें कि सर मैं वो सारी की सारी फाइल्स अपने लैपटॉप पे जो है वो इंटरनेट पे होस्ट कर देता हूँ, और आप इजीली आकर मेरे लैपटॉप से वो सारी की सारी फाइल्स डेली बेसिस पर एक्सेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो पिक्चर कुछ इस तरह की हो जाएगी कि वो सर अब्दुल्ला का जो कंप्यूटर होगा वो इंटरनेट से कनेक्ट होगा, और फिर हम इजीली, मैं अपने लैपटॉप से और सर शायद अपने लैपटॉप से या सर मेहताब अपने लैपटॉप से इजीली जाकर सर अब्दुल्ला के लैपटॉप में जो फाइल्स पड़ी होंगी उन्हें इजीली एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, अब इससे सर अब्दुल्ला की एक प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी कि उन्हें बेसिकली ना मेरे पास आना पड़ रहा है, ना सर शाहिद के पास जाना पड़ रहा है, ना सर मेहताब के पास जाना पड़ रहा है। वो अपने ही कंप्यूटर में फाइल्स को सेव करते हैं, उसे इंटरनेट पे रख देते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हैं अपने लैपटॉप को, और हम इजीली उन फाइल्स को एक्सेस कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इशू क्या है? यहाँ पर इशू ये है कि मान लीजिए अभी हम लोग सिर्फ 3 लोग हैं जो सर अब्दुल्ला की इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन मान लीजिए कल को लोग बढ़ना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे 3 है, अगर 10 हो जाते हैं, या 15 हो जाते हैं, या 20 हो जाते हैं, तो उस केस में सर अब्दुल्ला का लैपटॉप स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए अगर 20 लोग एक ही वक्त में सर अब्दुल्ला के लैपटॉप से इन्फॉर्मेशन को जाकर रिट्रीव करने की कोशिश करेंगे तो सर अब्दुल्ला का लैपटॉप स्लो हो जाएगा। ठीक है, उस केस में फिर सर अब्दुल्ला को जो है ना वो प्रॉपर जो लैपटॉप में चीज़ें करवा रहे होते हैं वो नहीं कर सकते। और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि सर अब्दुल्ला का लैपटॉप 24/7 इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है, वो अपने लैपटॉप को जो है ना वो डिफरेंट जगहों पर लेकर जा रहे होंगे, कभी चार्जिंग कर रहे होंगे, कभी लैपटॉप स्लीप मोड में होगा, तो 24/7 उनका लैपटॉप इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं होगा। मान लीजिए मुझे अगर रात के 3 बजे को इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करनी है सर अब्दुल्ला के लैपटॉप से, तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उस टाइम पे तो सर अब्दुल्ला का लैपटॉप चार्जिंग पे लगा होगा और वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो उस पॉइंट पे ये वाला सोल्यूशन फेल हो जाएगा। ठीक है, और इनका कंप्यूटर अगर मैं 2400 घंटे इंटरनेट पे जो है ना वो रख भी दूँ तब भी इशू क्या होगा? इशू ये होगा कि बेसिकली उनका लैपटॉप स्लो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यूजर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उस केस में क्या करूँगा? उस केस में सरअब्दुल्ला को बोलूँगा कि सर आप अपना लैपटॉप इस्तेमाल करें, मैं एक और नया लैपटॉप ले आऊँगा, उस नए लैपटॉप को बेसिकली मैं इंटरनेट से कनेक्ट कर दूंगा, और इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद मैं सर अब्दुल्ला को कहूँगा सर जो इन्फॉर्मेशन आपने अपने लैपटॉप में रखी है वो आप इस लैपटॉप में सेव करवा दें, ताकि हम इजीली जो है जाकर इस लैपटॉप में से जाकर वो सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली रिट्रीव कर लें। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि बेसिकली सर अब्दुल्ला भी इजीली अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, और हम सारे के सारे इजीली जाकर इस इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं। अब ये लैपटॉप बेसिकली किसी के इस्तेमाल में नहीं, यूँ समझ लें कि एक जगह पर पड़ा हुआ है और ये 24/7 इंटरनेट से कनेक्टेड है, और यहीं पर सर अब्दुल्ला सारी इन्फॉर्मेशन डालते हैं, और हम लोग सारे के सारे जितने भी टीचर्स हैं वो यहाँ से इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर आप कहेंगे कि सर ये कंप्यूटर अगर किसी के इस्तेमाल में नहीं है तो इसमें पर्सनल कंप्यूटर भी नहीं कह सकता, ऐसे में मोबाइल फ़ोन भी नहीं कह सकता, ऐसे में डेस्कटॉप कंप्यूटर भी नहीं कह सकता, तो ये कंप्यूटर की कौन सी कैटेगरी में आएगा? तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है सर्वर्स का। ठीक है, तो इसको बेसिकली मैं कहूँगा सर्वर। सर्वर मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि इसको सर्वर का मतलब भी होता है कि किसी चीज़ को सर्व करना, मतलब किसी की खिदमत करना। तो यूँ समझ लो कि आप ये सर अब्दुल्ला की भी खिदमत कर रहा है, मतलब सर अब्दुल्ला को भी सर्व कर रहा है और ये हमें भी सर्व कर रहा है। सर अब्दुल्ला किस तरीके से इसको सर्व करवा रहे हैं कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन इसमें रख देते हैं, और फिर ये कंप्यूटर या ये लैपटॉप बेसिकली ये तमाम के तमाम टीचर्स, सर हो गए, सर शाहिद हो गए, सर मेहताब हो गए, इन तमाम को ये बेसिकली
इंफॉर्मेशन मतलब सर्व कर रहा है, ठीक है, और हम इजीली जाकर इस इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं। अब रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में क्या होता है कि 3 बंदे नहीं होते, मैक्सिमम मतलब हज़ारों की तादाद में बंदे जो हैं वो इस सर्वर को एक्सेस कर रहे होते हैं। उस केस में आपके पास सर्वर्स थोड़े स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। इस केस में आप देख सकते हैं जिस तरह के मैंने यहाँ पर ड्रॉ करवाए हुए हैं, ठीक है। अब इसी पॉइंट में चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड को हम थोड़ा सा जो है ना वो ओवरऑल मतलब एक नए अंदाज से देखेंगे, ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके से कि मान लीजिए यहाँ पर जो सर्वर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये गूगल का सर्वर है, ठीक है। अब गूगल का सर्वर 24/7 इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो सर अफाक हो जाए, सर शायद हो जाए, सर महताब हो जाए, या दुनिया में कोई भी शख्स हो, वो ईजिली जाकर google.com पर जाकर इस सर्वर को हिट कर सकता है और यहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सवाल क्या है कि गूगल के पास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो गूगल प्रोसेसेस 99,000 सर्च एवरी सिंगल सेकंड, मतलब एक सेकंड में 99,000 लोग जाकर वो इस सर्वर को हिट कर रहे होते हैं और हिट कर कर यहाँ से जो है गूगल पेज को एक्सेस कर रहे होते हैं। अब ऑब्वियस ही बात है, जब इतने सारे लोग इस सर्वर को हिट करेंगे तो ये सर्वर ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा, मतलब कितना भी स्ट्रॉन्ग सर्वर हो वो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकता। तो उस केस में क्या है, उस केस में आपको मल्टीपल सर्वर्स जो हैं वो परचेज करने होते हैं। अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जाऊँ तो यहाँ पर बेसिकली मैंने गूगल डेटा सेंटर की एक पिक्चर दिखाई हुई है, ठीक है। आप इस वीडियो को जाकर यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। इसमें बेसिकली जो है ना वो गूगल ने क्या किया हुआ है कि बड़े बड़े एक फार्म हाउस परचेज किए हुए हैं और वहाँ पर जाकर इस तरह के डेटा सेंटर्स बनाए हुए हैं, ठीक है। और इन डेटा सेंटर्स में जो है ना सारे के सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्वर्स प्लेस हुए हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक यूट्यूब की वीडियो है गूगल डेटा सेंटर्स की। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग चाहें इस वीडियो को देखें ताकि आपको आइडिया हो कितने बड़े बड़े डेटा सेंटर्स जो है ना गूगल ने बनाए हैं। और यहाँ पर जो स्टैक आपको ये नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली वो सारे के सारे सर्वर्स है जो यहाँ पर प्लेस हुए हैं, ठीक है। और डेटा सेंटर सिर्फ एक जगह पर नहीं है, दुनिया में हर जगह पर इन्होंने अपना एक डेटा सेंटर ओपन किया हुआ है, ठीक है। और इस पॉइंट पे अगर मैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर चलता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपको सर्वर की एक इंटरनल पिक्चर दिखाई हुई, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, जब हम अपने कंप्यूटर में या डेस्कटॉप वगैरह में देखें तो हमारे पास रैम की स्लॉट्स 4 होती हैं या मैक्सिमम 5 होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास कितनी सारी स्लॉट्स रैम की मौजूद हैं, ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है सर्वर को स्ट्रांग होना पड़ता है क्योंकि सर्वर ने मल्टीपल लोगों को सर्व करना होता है, ठीक है। अब सर्वर की जो अपनी इंटरनल रैम होती है वो टेराबाइट्स में भी होती है। हमारे पास जितने भी डेस्कटॉप्स होते हैं हम लोग बेसिकली वो जीबीज में होते हैं, मतलब 16 GB रैम होगी, मैक्स 32 GB रैम होगी। लेकिन जब मैं सर्वर्स की बात करता हूँ तो सर्वर्स में टेराबाइट्स ऑफ रैम भी आ रही होती है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कूलिंग के लिए जो है उन्होंने पंखे वगैरह भी प्रॉपर लगाए हुए हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली सर्वर की एक इंटरनल शक्ल होती है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे बेसिकली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि सर्वर की ज़रूरत क्यों पड़ी और सर्वर बेसिकली क्या होते हैं, ठीक है। इस पॉइंट में हम चलते हैं आगे और डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सर्वर, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सर्वर बेसिकली बहुत तरह के होते हैं। वेब सर्वर होता है, ईमेल सर्वर होता है, फाइल सर्वर्स होते हैं, डीएनएस सर्वर होते हैं, स्ट्रीमिंग सर्वर्स होते हैं, डेटाबेस सर्वर्स होते हैं, ठीक है। अब एक सर्वर बेसिकली एक किस्म का कंप्यूटर ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने उस कंप्यूटर को वेब सर्वर बनाना है तो आपको उस कंप्यूटर के अंदर वेब सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं वेब सर्वर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर एक वेब सर्वर इंस्टॉल्ड है जो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है और वो सॉफ्टवेयर बेसिकली इसको वेब सर्वर बनवा रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मुझे इसे ईमेल सर्वर बनाना है तो मुझे इसके अंदर ईमेल सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा एज अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब रियल वर्ल्ड में जो कंप्यूटर्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसमें हम सारा ही काम कर रहे होते हैं, मतलब उसमें ईमेलिंग भी कर रहे होते हैं, उसमें लोकल वेब सर्वर भी रन कर रहे होते हैं, उसमें फाइल सर्वर भी रन कर रहे होते हैं। तो सारी चीज़ें लोकली हमारे कंप्यूटर में हो रही होती हैं, हम उसमें डेटाबेस भी रन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको मतलब अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा है कि अगर मैं रियल वर्ल्ड सर्वर को भी मैं मल्टीपल सर्वर्स में बना सकता हूँ, कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं मतलब एक सर्वर को वेब सर्वर भी बना सकता हूँ, उसको ईमेल सर्वर भी बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी ट्रैफिक आ रही है, ठीक है। मतलब अगर आप यूँ ज्यूम करेंगे तो एक वेटर बेसिकली क्लाइंट्स को मतलब कस्टमर्स को सर्व भी कर सकता है और वो वेटर बेसिकली टेबल भी साफ कर सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके पास डेली कस्टमर्स कितने आ रहे हैं। अगर आपके पास 4 वेटर्स हैं और आपके पास 100 ऑफ कस्टमर्स आ रहे हैं तो वो मेरा ख्याल उनको सर्व करना ही मुश्किल हो जाएगा, तो टेबल वो क्या साफ करेंगे। तो अगेन उस केस में हम टेबल साफ करने के लिए एक अलग बंदा रखेंगे और कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए अलग वेटर्स होंगे, ठीक है। तो अगेन ये डिपेंड करता है कि आपके पास ट्रैफिक कितनी आ रही है।
तो ये बेसिकली हो गया टाइप्स ऑफ सर्वर, ठीक है। और हमारा जो कोर्स होगा उसमें कम्प्लीटली जो है ना हम लोग इस वेब सर्वर को डील कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सारा काम इस वेब सर्वर की बेस पे हो रहा होगा, ठीक है। और इसकी पिक्चर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर एक वेब सर्वर है, और वेब सर्वर बेसिकली क्या होता है, 24/7 इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। तो आप जाकर जो है ना कोई भी यूज़र, चाहे मैं हूँ, चाहे सर शाहिद हूँ, चाहे सर मेहताब हूँ, या कोई भी टीचर हो, वो ईजिली जाकर इंटरनेट के थ्रू उस इन्फॉर्मेशन को, वेब सर्वर से उस इन्फॉर्मेशन को ईजिली गेट कर सकता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको जो है ना वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा प्रोटोकॉल का। अब प्रोटोकॉल क्यों ज़रूरी है? प्रोटोकॉल इसलिए ज़रूरी है कि सारे लोग आपस में इजीली कम्युनिकेट कर सकें। अब ऑब्वियसली बात है, मुझे अगर पाकिस्तान में बैठकर चाइना में किसी बंदे से कम्युनिकेट करना है तो मुझे एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत है। अगर मेरे पास ट्रांसलेटर नहीं होगा तो मैं इजीली कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो आपको कम्युनिकेशन करने के लिए प्रोटोकॉल्स डिफाइन करने पड़ते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर डिफाइंड नहीं है तो आप बेसिकली जो है ना वो काम प्रॉपरली नहीं कर सकते। तो इसलिए जब इंटरनेट फर्स्ट टाइम आया था और फर्स्ट टाइम पे वेब सर्वर्स का कॉन्सेप्ट आया था, तो उस टाइम पर लोगों ने जो है ना वो एक प्रोटोकॉल डिसाइड कर लिया जिसको हम लोग बोलते हैं HTTP प्रोटोकॉल। और HTTP का मतलब होता है, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये प्रोटोकॉल बेसिकली क्या करता है, ये प्रोटोकॉल आपको हेल्प करता है वेब सर्वर को आपके कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। अब अगर आप कोई भी डेटा रिट्रीव कर रहे हैं वेब सर्वर से और अपने पास डिस्प्ले करवा रहे हैं, तो आप दोनों का प्रोटोकॉल सेम होना चाहिए। मतलब आप दोनों के रूल्स एंड रेगुलेशंस एक दूसरे के साथ मैच करने चाहिए, ठीक है। तो उस मैचिंग के लिए उन लोगों ने बेसिकली हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बनाया है, ठीक है। और जब भी हम कोई भी प्रोटोकॉल डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हमारी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि प्रोटोकॉल आपके कंप्यूटर को भी समझ में आना चाहिए और वेब सर्वर को भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों ही उस रूल्स एंड रेगुलेशंस पे जो है ना वो अमल करेंगे तभी जाकर प्रॉपरली आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड प्रायोरिटी हमारी ये होती है कि वो आपको जो प्रोटोकॉल है बहुत सिक्योर्ड होना चाहिए, ठीक है। सिक्योर्ड इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप अगर कोई भी चीज़ उस वेब सर्वर से एक्सेस कर रहे हैं और उसके दौरान अगर कोई बीच में हैकर आ जाता है तो वो ईजिली जाकर आपकी इन्फॉर्मेशन को हैक कर सकता है, ठीक है। तो उस केस में HTTP प्रोटोकॉल का एक नया वर्जन है जिसे हम लोग बोलते हैं HTTPS विच इज सिक्योर्ड, ठीक है। तो HTTPS लग जाता है जिसका मतलब होता है सिक्योर्ड। तो वो प्रोटोकॉल बेसिकली सिक्योर्ड है, वो इस चीज़ की अश्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है कि अगर आप वेब सर्वर और अपने बीच कोई डेटा शेयर कर रहे हैं तो प्रॉपरली सिक्योर्ड होगा, उसको कोई हैकर जो है वो इजिली हैक नहीं कर सकता, ठीक है। इसी पॉइंट पे अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे आपको एक वर्ड नजर आ रहा होगा हाइपर टेक्स्ट, और यहाँ पर आपको एक किस्म का जो है वो कंपैरिजन मिल जाएगा बिटवीन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसको हम लोग बोलते हैं HTML। तो अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ तो आपको यहाँ से अंदाजा हो जाएगा कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML, ठीक है। तो जब से इंटरनेट बना है और जब से वेब सर्वर्स की दुनिया बनी है तब से लोगों ने जो है ना वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को एक्सेप्ट कर लिया है और ये डिसाइड कर लिया है कि वेब की जो लैंग्वेज होने वाली है वो यही हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होने वाली है, ठीक है। और इसका फ्लो कुछ इस तरीके से होता है कि अगर यहाँ पे आप देखें तो मेरी जो है ना वो लेफ्ट साइड पे सर्वर है और यहाँ पर HTML की फाइल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। और ये मेरा लैपटॉप है। तो मैं किसी भी मतलब अपने लैपटॉप के अंदर एक वेबसाइट क्रिएट कर सकता हूँ, उसमें HTML की फाइल्स हो सकती हैं, CSS की फाइल्स हो सकती हैं, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हो सकती हैं। मैं उसे लोकली अपने कंप्यूटर में टेस्ट कर सकता हूँ और जब मैं सेटिस्फाइड हो जाऊँ कि हाँ यार अभी वेबसाइट लाइव जाने के लिए जो रेडी हो चुकी है, तो फिर मैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वो सारी की सारी फाइल्स ट्रांसफर करता हूँ एक वेब सर्वर के अंदर, ठीक है। और उस वेब सर्वर को बेसिकली जो होता है वेब सर्वर वो 24/7 इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब वेब सर्वर पर जब आप ट्रांसफर कर देते हैं तो उसके बाद आपको बेसिकली क्या करना होता है, फिर दुनिया में कोई भी शख्स, चाहे वो सर शायद हो, चाहे वो सर मेहताब हो, किसी भी लैपटॉप या इंटरनेट के साथ वो ईजिली जाकर वेब सर्वर से उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और वो इजीली जाकर वो तमाम के तमाम HTML पेजेस वगैरह वहाँ से गेट कर सकते हैं और सारे के सारे वो पेजेस वगैरह आपके लैपटॉप में डिस्प्ले हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं वो ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो लैपटॉप होता है वो HTTP प्रोटोकॉल जो ये हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है इसको अंडरस्टैंड नहीं करता, ठीक है। तो इसको अंडरस्टैंड करवाने के लिए आपको अपने लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है जिसको आजकल के ज़माने में हम लोग बोलते हैं वेब ब्राउज़र्स, ठीक है। तो एक सिर्फ वाहिद सॉफ्टवेयर वेब ब्राउज़र है जो आपके HTTP प्रोटोकॉल को अंडरस्टैंड करता है। तो अगर आपको वेब से मतलब वेब सर्वर से कोई चीज़ गेट करनी है तो आपको उसके लिए वेब ब्राउज़र इंस्टॉल करना पड़ेगा। और वेब ब्राउज़र बहुत सारे हैं, मतलब गूगल क्रोम है, ओपेरा है, सफारी है, फायरफॉक्स है, बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड आजकल जो है गूगल क्रोम बना हुआ है। हम भी अपनी तमाम सीरीज़ में गूगल क्रोम इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है।
तो इस पॉइंट पे आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड होगी कि वेब ब्राउजर्स जो वाइड सॉफ्टवेयर हैं जो इस प्रोटोकॉल को समझते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें वेब ब्राउजर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैं अगर जो है ना, हम लोग इस पॉइंट पे क्लियर हो चुके हैं कि हमें हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है और हमें HTML ही क्यों सीखनी है, ठीक है। HTML बेसिकली लैंग्वेज ऑफ वेब है, ठीक है। तो जब से ये स्टैंडर्ड बना है तो स्टैंडर्ड को जो है ना वो किसी ने छेड़ा नहीं है और कोई छेड़ भी नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि अगर वो HTML के अलावा कोई और लैंग्वेज मार्केट में लेके आएगा और कोई और प्रोटोकॉल डिज़ाइन करेगा तो अगेन पूरी दुनिया उसको एक्सेस नहीं कर सकती, क्योंकि पूरी दुनिया HTTP और HTML के प्रोटोकॉल को ही फॉलो कर रही है, ठीक है। तो अब जितने भी कमिंग ऑन सीरीज होंगे, कमिंग ऑन लेक्चर्स होंगे, उसके अंदर हम प्योरली HTML को डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। और HTML में बेसिकली जो है ना वो उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखता है, मतलब सिंटेक्स वगैरह इस तरीके से दिखता है। अभी स्टार्टिंग में शायद आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो, लेकिन हम एक एक चीज़ को इन डिटेल देख रहे होंगे फर्दर लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने लिस्ट डाउन की हुई हैं जिसमें एलिमेंट्स हैं, टैग्स हैं, टाइप्स ऑफ टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स हैं, और ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हम बेसिकली जो है वो कमिंग ऑन लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम जो मेरी जो नेक्स्ट स्लाइड है ये बेसिकली क्या है कि इसमें मैंने डिस्कस किया हुआ HTML के एडिटर्स, कि हम HTML को किस किस एडिटर्स के थ्रू लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगेन डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस आप HTML को एक सिंपल नोटपैड में भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो विजुअल स्टूडियो कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब विजुअल स्टूडियो कोड के अलावा बहुत से एडिटर्स आते हैं, आपके पास एटम है, आपके पास सबलाइम है, आपके पास और बहुत सारे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो VS कोड को प्रेफर कर रहे होते हैं, क्योंकि एक तो ये ओपन सोर्स है और उसके अलावा जो है ना वो समझ लें कि इसने मार्केट को अच्छे तरीके से कैप्चर कर लिया है। तमाम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में लोग VS कोड को प्रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम अपनी कंप्लीट सीरीज को VS कोड के अंदर कर रहे होंगे, ठीक है। बेसिकली विजुअल स्टूडियो कोड की शॉर्ट फॉर्म है VS कोड, ठीक है। और इस VS कोड के अंदर हम बेसिकली एक्सटेंशन इस्तेमाल कर रहे होंगे लाइव सर्वर की, जो ऑटोमेटिकली जो है वो आपको क्या आपकी जो वेबसाइट है उसको रिफ्रेश करने में हेल्प करती है, ठीक है। इसकी डेमोन्स्ट्रेशन मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन से। और अगर जिस तरह का मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि आप HTML को बेसिकली नोटपैड में भी लिख सकते हैं और प्रोफेशनल जो है वो एडिटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं VS कोड, तो मैं आपको उसकी जो है ना एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप जो है ना वो अपने कंप्यूटर में एक ऑप्शन इनेबल कर लें, ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। उसमें जैसे ही आप अपना फाइल एक्सप्लोरर ओपन करते हैं तो आपको व्यू के अंदर आना है, और व्यू के अंदर आते साथ ही आपको बेसिकली इन ऑप्शंस के टेबल में आकर यहाँ पर इस व्यू सेक्शन में आएंगे आप। उसके बाद आपने यहाँ पर एक ऑप्शन होगा हाइड एक्सटेंशंस फॉर नॉन फाइल टाइप्स, इसको आपने अनचेक करना है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अगर आप यहाँ इस फाइल को देखें तो उसने इंडेक्स तो उठाया हुआ, लेकिन मुझे ये नहीं बता रहा कि इस फाइल की टाइप क्या होने वाली है, ठीक है। तो अगर आप इसको हाइड करके अप्लाई करेंगे, ठीक है, अप्लाई करने के बाद ओके करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि index.html, इसका मतलब क्या है कि मुझे आगे ये फाइल की एक्सटेंशन ही बता रहा है कि ये जो है वो HTML की फाइल टाइप है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो इस ऑप्शन को इनेबल कर लेना है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट विंडोज़ में इनेबल नहीं होता, ठीक है। अब सेकंड हम सिंपल एक काम करते हैं, एक नोटपैड खोल लेता हूँ मैं, ठीक है। और नोटपैड में आकर सिंपल जो है वो अगर मैं नोटपैड को अपनी स्क्रीन पे लेके आता हूँ तो अगेन यहाँ पर आते साथ ही मैं एक जो है ना वो HTML का जो बेसिक कोड है वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और पेस्ट करने के बाद मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब सेव करने के लिए अगेन मैं जो अपना डेस्कटॉप के ऊपर मेरा जो प्रोजेक्ट्स का फोल्डर है, इसके अंदर मैंने एक फर्स्ट अंडरस्कोर वेबसाइट से एक फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें चाह रहा हूँ कि इसके अंदर आकर मैं इस फाइल को सेव करूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट .txt एक्सटेंशन है, ठीक है। मैं .txt नहीं रखूँगा क्योंकि मुझे पता है कि HTML की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है .html, ठीक है। तो मैं इसको काम करता हूँ, इंडेक्स .html जो है वो इंडेक्स उसका नाम होगा, .html उसकी एक्सटेंशन होगी, और इसी नाम से बेसिकली मैं इसको सेव करूँगा, ठीक है। जिसमें इंडेक्स उसका नाम है और .html जो है उसकी एक्सटेंशन है, इसको मैं यहाँ पर सेव कर दूंगा। अब जैसे इसको सेव कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरी फाइल यहाँ पर index.html सेव हो चुकी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस नोटपैड को क्लोज कर दूंगा। क्लोज करते साथ ही अगर आप मेरे उस दोबारा प्रोजेक्ट्स के फोल्डर में आते हैं और आते साथ ही यहाँ पे फर्स्ट अंडरस्कोर वेबसाइट पे आप आएँ, और अगर मैं थोड़ा इस आइकन को यहाँ पे बड़ा कर लूँ तो आप देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो है इसके ऊपर क्रोम का आइकन आ रहा है। क्रोम का आइकन इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है कि .html की जो फाइल्स हैं वो किसी वेब ब्राउज़र में ही खुल सकती हैं, और मैंने अपने विंडोज़ के अंदर जो बाय डिफॉल्ट ब्राउज़र चूज़ किया है वो है गूगल क्रोम, ठीक है। तो आप राइट क्लिक करके इसको जो है वो सिंपल ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप ओपन करेंगे तो अगेन आपको पेज स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, जिसमें आपका पेज का टाइटल है, एक ये हेडिंग है और दूसरी ये हेडिंग नज़र आ रही होगी आपको, ठीक है। और अगर आप राइट क्लिक करके इसमें अगर आप व्यू पेज सोर्स करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके पास वही सारा कोड आपके पास आ रहा है जो अभी आपने यहाँ पर लिखा था,
ठीक है। तो इस पॉइंट पर आपको ये आइडिया तो क्लियर हो चुका है कि हम नोटपैड के थ्रू भी ये सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। अब नोटपैड हम प्रेफर इसलिए नहीं करते क्योंकि नोटपैड में काफ़ी सारी चीज़ें जो है मिसिंग है, हमें एक एक चीज़ का खुद ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो इस केस में बेसिकली जो इंडस्ट्री है, जो सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री है, वो प्रेफर करती है कि आप कोई प्रोफेशनल एडिटर इस्तेमाल करें, ठीक है। तो हमारे केस में हम जो बेसिकली एडिटर इस्तेमाल कर रहे होंगे वो है VS कोड, ठीक है। तो VS कोड अगर आप आकर गूगल पे सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इट्स एन जो है वो एक विजुअल स्टूडियो कोड आपका जो है वो एक ओपन सोर्स एडिटर है, ठीक है, और इट्स मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, तो उसको बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। तो अगर आपने VS कोड डाउनलोड करना है क्योंकि ये फ्री है तो आप देख सकते हैं इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड इज फ्री, ठीक है। अगर आपने इसको डाउनलोड करना है तो आप सिंपल डाउनलोड के सेक्शन में आ जाए, ठीक है, यहाँ पर डाउनलोड के सेक्शन में क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और डाउनलोड के सेक्शन में जो है ना आपको इस वेब पेज पे आपको डाउनलोड का सेक्शन वो ले आएगा, ठीक है। और डिपेंडिंग ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप विंडोज़ में है तो यहाँ से डाउनलोड करेंगे, अगर लिनक्स में तो यहाँ पे, और अगर आप मैक के यूज़र हैं तो आप यहाँ से सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। हमारे केस में विंडोज़ है तो हम विंडोज़ से डाउनलोड करेंगे, और मैं डाउनलोड करूँगा नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी VS कोड को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, इसको भी मैं क्लोज कर लेता हूँ, और क्लोज करने के साथ ही मैं यहाँ पर सिंपल VS कोड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इसको एंटर करूँगा तो ये कुछ देर बाद मेरे पास VS कोड मेरा जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा VS कोड ओपन हो चुका है, ठीक है। और अगेन यहाँ पर मैंने वही फोल्डर ओपन किया हुआ है लास्ट टाइम जो मैंने फिजिकली क्लास में करवाया था, ठीक है। और उसके अंदर हम लोगों ने बेसिकली एक index.html की फाइल बनाई थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो फाइल एक्सप्लोरर का जो मेन्यू है वो मेरे लेफ्ट जो है वो सॉरी राइट साइड पर है, और बाय डिफॉल्ट जब आप VS कोड फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो वो बेसिकली आपके लेफ्ट साइड पे होगा, ठीक है। तो मेरी क्योंकि पर्सनल प्रेफरेंस है, मैं बेसिकली जो अपना जो फाइल एक्सप्लोरर है वो हमेशा राइट साइड पर रख रहा होता हूँ, ठीक है। और इस पॉइंट पर अगेन यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें डिफरेंट नज़र आएंगी, मेरी VS कोड की थीम भी थोड़ी डिफरेंट है, और मेरे पास ये आइकन्स भी आ रहे हैं। तो अगेन मैंने VS कोड को अपने मुताबिक जो है वो अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ किया हुआ है, आप इसको अपने अकॉर्डिंगली भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मैं एक चीज़ का जो है ना वो जिक्र करूँगा, वो बेसिकली है हमारा लाइव सर्वर, ठीक है। तो आप बेसिकली आपको जैसे आप VS कोड फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो आपको सिंपली जो है वो इसमें एक्सटेंशंस बार में आना है, और एक्सटेंशंस में आकर आपको सिंपली सर्च करना है लाइव सर्वर, ठीक है। और जैसे ही ओके मैंने लिवर कर दिया, इट्स लाइव सर्वर, ठीक है। यहाँ पे लिवर कर दिया लेकिन फिर भी उसने सर्च सही किया है, ठीक है। तो लाइव सर्वर बेसिकली आपको एक्सटेंशन है जिसके थ्रू आप बेसिकली जो है ना वो सिंपल अपनी इस एप्लीकेशन को जो index.html की फाइल को आप जो है वो एक लोकल सर्वर के ऊपर रन कर सकते हैं विदाउट रीलोडिंग, मतलब आपको रीलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लाइव सर्वर हमें कहाँ हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि आपने जाकर इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल का ऑप्शन जो इंस्टॉल का ऑप्शन है वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है वो लाइव सर्वर अपने पास इंस्टॉल करके रखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और क्लोज करते साथ ही अगेन हम दोबारा अपने फाइल एक्सप्लोरर पे आ जाते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी जो है वो एक सिंपल सा HTML का स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है। फाइल क्रिएट करना यहाँ पे बहुत ही आसान है, आप अगर यहाँ पे आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक न्यू फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पर अगर आप आए तो आपके पास न्यू फोल्डर का ऑप्शन है, ठीक है। तो आप न्यू फाइल कोई भी क्रिएट कर सकते हैं, लेट सपोज करें कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ मेरे पास यूँ कर लेते हैं वेबसाइट .html, ठीक है। अब आप .html यहाँ पर लिख रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली देख रहे हैं कि VS कोड ने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया कि HTML का आइकन क्या होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप CSS लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली CSS का जो है वो आइकन को बाय डिफॉल्ट पता लग जाएगा, और अगर आप यहाँ पर JS कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उसे पता लग जाएगा कि ये जावास्क्रिप्ट की फाइल बनने वाली है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा एडिटर बेसिकली स्मार्ट इनफ है, वो चीज़ों को खुद ब खुद जज कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर मैं इसको स्केप कर देता हूँ क्योंकि मुझे बेसिकली वो वाली फाइल नहीं क्रिएट करनी। तो इस पॉइंट पर अगेन यहाँ पर आप वही सारा काम कर सकते हैं जो हमने वहाँ पे किया था, लेकिन इस पॉइंट पे मैं काम करता हूँ वही फोल्डर खोल लेता हूँ जो भी हम लोगों ने बनाया था। तो फोल्डर को आप इजीली ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे ओपन फोल्डर के ऑप्शन में जाएंगे, और ओपन फोल्डर में जाते साथ ही अगर आप देखें तो मैं ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट्स के फोल्डर में खड़ा हुआ हूँ, और फर्स्ट अंडरस्कोर वेबसाइट मेरी ये वाला फोल्डर था, ठीक है। और इसके अंदर हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पर इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करते साथ ही अगेन क्योंकि इस फोल्डर के अंदर मैंने एक index.html की फाइल बनाई थी तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। और आप फोल्डर देख सकते हैं कि वही वाला फोल्डर खुला है जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था, और यहाँ पे index.html के अंदर अगेन आपके पास वही बेसिक HTML का स्ट्रक्चर मौजूद है जो भी हमने वहाँ पर मेंशन किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास फ़ायदा क्या है कि हमारे पास देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें प्रॉपर्ली कलर्ड हुई हुई आ रही हैं, ठीक है। तो हमारे पास काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आसान हो जाएगी ज़िंदगी हमारी, ठीक है। और अगेन अगर आप जो है ना वो इस HTML के स्ट्रक्चर को बनाना चाह रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको VS कोड ये ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है। अगर मैं इस पूरी चीज़ को डिलीट करता हूँ यहाँ पर, और डिलीट करते साथ ही
यहाँ पर HTML लिखूँ और आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली इसने डिटेक्ट कर लिया है कि आपको HTML कौन सी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप इस HTML5 पे देखें तो आप देख सकते हैं कि उसके अगेंस्ट में आपको ये स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर रहा है। तो जैसे ही मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पे एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं कि उसने ऑटोमेटिकली मेरे लिए यहाँ पर मेरा एक बेस स्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा कर दिया है HTML का। तो मुझे कहीं से जो है ना वो कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सिंपल उसका एक बेस स्ट्रक्चर बना सकता हूँ और अपना काम कर सकता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट पर यहाँ पर आपने एक चीज़ देख ली होगी कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डॉट आ रहा है, ठीक है। इस डॉट का मतलब क्या है कि आपने फाइल को एडिट तो कर दिया है लेकिन फाइल सेव नहीं हुई, ठीक है। तो मैं इसको काम करता हूँ, जैसे ही आप इसको सेव करेंगे ऑटोमेटिकली डॉट यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही सेव करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल और एस, तो जैसे ही आप कंट्रोल एस दबाएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरी फाइल फॉर्मेट भी हो चुकी है और वहाँ से वो डॉट भी हट चुका है। इसका मतलब क्या है कि मेरी फाइल सेव हो चुकी है। तो यहाँ पर सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन करवाने के लिए मैं यहाँ पर एक सिंपल सी हेडिंग डाल लेता हूँ और उसको मैं कहता हूँ कि दिस इज द हेडिंग, और हेडिंग करवा के मैं इसको सिंपली सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब सेव करते साथ ही आप जो है ना इसको लाइव सर्वर के साथ भी खोल सकते हैं इस वेबसाइट को, और आप लाइव सर्वर के बगैर भी खोल सकते हैं, ठीक है। अब लाइव सर्वर के बगैर खोलने का तरीका क्या है कि आपको दोबारा उस फोल्डर में जाना है जहाँ पे आपने फाइल क्रिएट की है, ठीक है। तो मैं अगर आता हूँ हमारे डेस्कटॉप के ऊपर, दैट्स माई डेस्कटॉप, यहाँ पर प्रोजेक्ट्स ओपन कर लूँगा और इसके अंदर फर्स्ट अंडरस्कोर वेबसाइट के अंदर ये वाली वो फाइल है जो अभी हम लोगों ने क्रिएट की है, ठीक है। तो राइट क्लिक करके आप इसको सिंपली जो है वो ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगेन वही डॉक्यूमेंट की टाइटल आ रहा है और दिस इज द हेडिंग मेरे पास उसी शक्ल में आ रही है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको ज़रा साइड बाय साइड व्यू में दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना वो चीज़ें सारी क्लियर रहें, ठीक है। एक साइड व्यू ये कर लेते हैं और दूसरे साइड में हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं अपना ये फाइल एक्सप्लोरर बंद करूँ, ठीक है, तो देख सकते हैं कि एक तरफ मेरे पास मेरी HTML की डॉक्यूमेंट की फाइल है और दूसरी तरफ मेरे पास क्या है, मेरा वेब ब्राउज़र है, ठीक है। अब उसूलन क्या होता है कि जब भी हम फाइल में कोई चीज़ चेंज करते हैं तो हमें ब्राउज़र को रिफ्रेश करना पड़ता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज करें कि मैं एक और हेडिंग बनाता हूँ और डुप्लीकेट कर लेता हूँ और वो भी मेरे पास यूँ कर लेते हैं कि दिस इज़ द हेडिंग नंबर 2 और इसको मैं कर लेता हूँ हेडिंग नंबर 1, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को डुप्लीकेट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरी फाइल सेव नहीं है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे इस फाइल को सेव करना पड़ेगा। तो मैं कंट्रोल एस दबा के इस फाइल को करूँगा सेव। अब जैसे ही मैंने सेव कर दिया तो आप देख सकते हैं कि मेरे ब्राउज़र पे कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुई है, मतलब मेरा वैसे का वैसे ही सेम है। तो यहाँ पर चेंजेस रिफ्लेक्ट हों उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि अब मेरे पास दोनों हेडिंग्स प्रॉपरली यहाँ पर शो हो रही हैं, ठीक है। तो अगेन ये हमारा जो इन्वायरमेंट है जो हम लोगों ने क्रिएट किया है, हमारा डेवलपर एक्सपीरियंस इससे बहुत ख़राब हो जाता है क्योंकि बार बार हमें वेबसाइट चेंज करनी पड़ती है, उसके बाद आकर बार बार हमें इसको यहाँ पर रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है। तो उस केस में बेसिकली हम लोग लाइव सर्वर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, जो एक्सटेंशन अभी हम लोगों ने इंस्टॉल की है। अब लाइव सर्वर को इंस्टॉल करने के बाद आप उसको किस तरीके से यूज़ करेंगे मैं आपको समझा देता हूँ। आपको सिंपली उस पर राइट क्लिक करना है और अगर आप यहाँ पे नीचे देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है। आप इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर अब अपने फाइल एक्सप्लोरर पे आके उस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके इसको ओपन विद लाइव सर्वर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ओपन विद लाइव सर्वर को तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नीचे नजर आ रहा होगा कि आपका जो लाइव सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है ऑन पोर्ट 5500 और ये आपको उसको ऑटोमेटिकली उसने ब्राउजर में खुल के दिखा दिया आपको, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ प्रीवियस डॉक्यूमेंट को बंद कर देता हूँ और यहाँ पर जो है मेरा लाइव सर्वर ऑटोमेटिकली चल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं अपना फाइल एक्सप्लोरर बंद करता हूँ, बंद करने के बाद अगर मैं कोई भी चीज़ यहाँ पर चेंज करता हूँ, ठीक है, लेट सपोज करें मैं एक और हेडिंग बना लेता हूँ और उसको मैं कर देता हूँ हेडिंग 3, ठीक है। अब यहाँ पर मैं हेडिंग 3 बना दिया, अब मैंने फाइल तो चेंज कर दी लेकिन मैंने उसे सेव नहीं किया, ठीक है। तो सेव करने के लिए जैसे ही मैं उसे कंट्रोल एस दबाकर सेव करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइव सर्वर ने ऑटोमेटिकली मेरी चेंजेस को रिफ्लेक्ट कर दिया है, मतलब मुझे मेरे ब्राउजर को रीलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर मैं यहाँ से इस हेडिंग को भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, हटाने के बाद जैसे ही मैं सेव करूँगा, सेव के साथ आप देख सकते हैं कि सारी की सारी चेंजेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पर अगेन मेरे नज़दीक हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली हैं कि हम कौन सा एडिटर इस्तेमाल करेंगे, कैसे चीज़ें प्रॉपरली कर रहे होंगे, ठीक है। हमने लाइव सर्वर को भी प्रॉपरली स्टडी कर लिया है, ठीक है। तो अगेन इसके मुतालिक अगर आपको में कोई भी क्वेश्चंस हैं या कोई भी क्वेश्चंस आपके जहन में आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शंस में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और मेरे नज़दीक वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, ठीक है। तो अगर आप लोग जो है ना वो इस कंटेंट को पसंद कर रहे हैं सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।